तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम जो संविधान का पार्ट है अनुसूचियाँ वो पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में संविधान की एक क्लास ले ली थी जो संविधान के स्रोत के रूप में थी। वही आज हम जो अनुसूचियाँ हैं, जो शेड्यूल है अपने संविधान में 12 शेड्यूल है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले संविधान में 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी जो मूल संविधान था। अभी 12 शेड्यूल है, ठीक है। और जो संविधान में संशोधन करके 4 जो अनुसूचियों को जो है जोड़ा गया वो हम सारी इसमें चर्चा करेंगे, जिस पे आपको जो बोर्ड पर लिखा हुआ है कि शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मेरे साथ बने रहना, हमारी टीम के साथ बने रहना। मैं आपको 10-12 मिनट में ही अनुसूचियाँ क्लियर करा दूंगा, आपको पढ़ा दूंगा, ताकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें काम आ सके। ठीक है, ये अनुसूचियाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक छोटा सा चैप्टर है। छोटा सा चैप्टर होने के बावजूद भी ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहना, आपको अनुसूचियाँ तुरंत समझ में आ जाएगी। तो चलते आगे। ठीक है, इस पर लिखा है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, वो हम देख रहे हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। इस पे भारतीय संविधान की अनुसूची शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रथम अनुसूची यानी शेड्यूल 1। हम आज प्रथम अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, फिर द्वितीय, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे करके हम 12 शेड्यूल पढ़ लेंगे। ठीक है, देखते देखते। इस पे लिखा है कि प्रथम अनुसूची में क्या क्या प्रावधान है। तो इसमें लिखा है कि राज्य व संघ शासित प्रदेशों के नाम व सीमाएं। बेसिकली इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक प्रथम अनुसूचियों को ही अंकित करते हैं। जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जहां हम अनुच्छेद 1 में देखते हैं कि राज्यों के नाम, वही अनुच्छेद 2 में देखते हैं कि राज्यों के मिला लेने के बाद में परिवेश की स्थापना। फिर वही आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 में हम देखते हैं कि संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य को साधारण बहुमत द्वारा ही अपने इंडिया, अपने भारत में मिला सकती है। वो चाहे दूसरे राज्य की बात हो, चाहे फिर किसी जैसे पाकिस्तान, जैसे चीन का जो छोटा मोटा टुकड़ा हो, वो भी साधारण बहुमत द्वारा ही पारित करके अपनी जो अनुसूची है उसमें मिला सकती है। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची में राज्य व संघ शासित प्रदेशों के नाम व सीमाएं हैं। और अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का एक संघ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते दूसरी अनुसूची देखते हैं हम। दूसरी अनुसूची में लिखा गया है कि केंद्र और राज्य, और दूसरी अनुसूची इंगित करते हैं कि वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख करती है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे वेतन, भत्ते और पेंशन। वेतन, भत्ते, पेंशन, चाहे फिर वो एमएलए का वेतन हो, एमपी का वेतन हो या एमएलसी का वेतन हो, जो इस पे लिखा है हम देखते हैं कि किस किस का। राष्ट्रपति को वेतन भत्ता मिलता है। राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा में 2 है सभापति, उपसभापति, लोकसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, भारत के नियंत्रण व मालिका परीक्षक को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वही हम देखते हैं कि राज्य में राज्यपाल को, विधान परिषद को, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सभापति, उपसभापति, विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या मिलता है? वेतन, भत्ते और पेंशन। और दूसरी अनुसूची में यही उल्लेखित है, जहां हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को वेतन भी मिलता है। वही उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में ही वेतन मिलता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को किसके रूप में वेतन मिलता है? इसमें उपराष्ट्रपति नाम नहीं है, तो उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में ही वेतन मिलता है। जो सभापति होता है उसी के नाम से ही उनको वेतन मिलता है। तो द्वितीय अनुसूची समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम तीसरी अनुसूची के बारे में देखते हैं, जिसमें लिखा है ड्राफ्ट ऑफ ओथ यानी शपथ का प्रारूप है। ठीक है, अब शपथ कौन कौन लेगा वो इसमें लिखा है कि संसद का उम्मीदवार, सांसद, मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, और एमएलए, एमएलसी का उम्मीदवार, एमएलए, एमएलसी, मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या लेते हैं? ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। और तीसरी अनुसूची में भी क्या है? शपथ का ही प्रावधान है, जहां हम देखते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का प्रावधान इसमें नहीं है, इसमें लिखा भी नहीं है। तो
उसका संविधान में जिक्र नहीं है, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के इसमें नहीं है, तो वो अलग से संविधान में इसका जिक्र है, जहाँ पे राष्ट्रपति शपथ लेता है आर्टिकल 60 द्वारा, ठीक है। वही उपराष्ट्रपति शपथ लेता है आर्टिकल 69 द्वारा, ठीक है। और राज्यपाल शपथ लेता है आर्टिकल अनुच्छेद 159 द्वारा, ठीक है। तो तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का प्रावधान है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में लिखा है कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो फ्रेंड्स आप गौर करिएगा कि राज्यसभा लिखा है इसमें, नहीं कि लोकसभा। तो चौथी अनुसूची में किसका है आवंटन है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें कहाँ है, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर हम देखते हैं कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, है ना। मैं याद लिख देता हूँ कि सर्वाधिक जो राज्यसभा की सीटें है वो यूपी में कितनी है, 31 सीटें किसकी, राज्यसभा की, ठीक है। वही हम देखते हैं कि जो महाराष्ट्र है उसकी सीटें 19, राज्यसभा की 19 सीट। वही फिर तमिलनाडु की है 18 सीट, ठीक है। वही हम बिहार की देखते हैं, फिर बिहार की देखते हैं तो 16 सीट। और पश्चिम बंगाल की भी कितनी सीटें, 16 सीटें। और जब हम बात करते हैं अपने राजस्थान की, तो राजस्थान की राज्यसभा में सीट तो है 10, और वही लोकसभा में अगर देखते हैं, लोकसभा में सीटें 25, ठीक है। अभी चुनाव होने वाले तो सीटों का अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी आगे चलते हैं। फिर पांचवी अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल में क्या है कि अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। वही असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है, ठीक है, इनको छोड़कर। आगे 6 शेड्यूल में देखते हैं, यानी छठी अनुसूची में देखते हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। यानी इसमें प्रशासन का नाम उल्लेखित किया गया है कि इन राज्यों को छोड़कर इनमें प्रशासन में छूट दी गई है कि हमें जैसे कोई भी चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ कोई भी तलवार जैसे कंकाल है वो लेकर नहीं घूम सकता है, वही इन राज्यों में ऐसी छूट है कि वो ऐसी चीज़ें लेकर भी घूम सकते हैं, ठीक है। और ऐसी एक ही चीज़ नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो लेकर गले में टांग कर कहीं भी वो क्या है कि कुछ भी नाटक साटक कर सकता है, ठीक है। इन राज्य के लोगों को ये छूट है, ठीक है। स्पेशली अपने राज्य को छूट नहीं है, ये स्पेशली आप लेके घूमने लग जाओ कहीं। आगे देखते हैं, आगे है कि 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में क्या है कि शक्तियों का विभाजन है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं मैं, शक्तियों का विभाजन, जहाँ हम देखते हैं कि संघ सूची के रूप में, राज्य सूची के रूप में और समवर्ती सूची के रूप में। और फिर इनके विषय की पहले शुरू में 97 विषय हुआ करते थे कि अब वर्तमान में 98 विषय, यानी एक विषय जुड़ गया है। वही 66 विषय थे राज्य सूची में, अब है 59 विषय है। समवर्ती सूची 47 विषय हुआ करते थे, लेकिन बढ़कर 52 विषय हो गया। और समवर्ती सूची तो हमने पढ़ा था कि ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने अडोप्ट की है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे बढ़ा है ना, वो किसके संविधान संशोधन द्वारा बढ़ा है, यहाँ मैं लिख दूंगा 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 विषय जोड़े गए हैं, किसमें, समवर्ती सूची में, ठीक है। वो 5 विषय कौन कौन से मैं लिख देता हूँ यहाँ। 1, दूसरा है वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरा है शिक्षा, एजुकेशन। और चौथा है नापतोल की व्यवस्था। और 5 है जनसंख्या
एंड परिवार नियोजन, यानी राज्य सूची से हटाकर और वो विषय किस में जोड़ दिए गए, समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। जो 5 चीजें वन है, वन्य जीव है, शिक्षा है, नापतोल है, जनसंख्या व परिवार नियोजन है। तो समवर्ती सूची में तो विषय की संख्या बढ़ी है, वही राज्य सूची में इनकी विषय की संख्या घटी है। हम देखते हैं कि संघ सूची में जैसे रक्षा है, विदेशी मामले, ऐसे क्षेत्र आते हैं। वही राज्य सूची में देखते हैं कि राज्य की जो पुलिस है, जेल है, वगैरह वगैरह आते हैं। वही जो समवर्ती सूची में तीनों चीज़ें आती है, जहाँ हम देखते हैं कि समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बना सकती है। और अगर ज़्यादा ही बाध्यता हो तो केंद्र सरकार की यानी केंद्र संघ सूची की ही जो मान्यता है उनको जो संविधान में है वो मान्यता मिलेगी। ठीक है, तो समवर्ती सूची इन दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम 8वीं अनुसूची के बारे में देखेंगे। ठीक है, 8वीं अनुसूची के बारे में है भाषा है। अपने संविधान में मूल भाषाएं कितनी थी, 14, फिर बढ़कर कितनी होगी, 22 भाषाएं होगी। जहां हम इसमें लिखा भी है कि संविधान में कितनी मूलभूत कितनी भाषाएं, 22। पहली असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। ठीक है, और अभी वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं है, 22 भाषाएं, और पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं भी करती थी। तो अब ये जो 15वीं है, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, वो जितनी भी भाषाएं है वो हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ भी लिखूंगा। ओके, पहले इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ 15वीं, एक तो 15वीं भाषा, फिर 16वीं, 17वीं, 18वीं, फिर एक साल लिखते हैं 19वीं को, 20वीं को, 21वीं को, 22वीं को। ठीक है, 15वीं भाषा है सिंधी। सिंधी भाषा थी 15वीं, जो संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा संविधान में संशोधन किया, कौन सा किया गया, 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान, 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके तहत 15वीं भाषा यानी सिंधी को जोड़ा गया। फिर 3 भाषाओं को लगातार जोड़ा गया, जिसमें एक तो है नेपाली को जोड़ा गया, मणिपुरी को जोड़ा गया, फिर कोंकणी को जोड़ा गया। इनको संविधान में संशोधन किया गया, और संविधान में कौन सा संशोधन किया गया, 71वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, तो 71वां संविधान संशोधन करके इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया, जो 1992 का 1992। ठीक है, फिर 18 भाषा हो गई। फिर आगे संविधान संशोधन किया गया तो 4 भाषाओं को और जोड़ा गया, जिनमें से इस प्रकार है। पहली भाषा है बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली। ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन, बातें हैं 2003 की। ठीक है, तो ये टोटल कितनी भाषा होगी, 22 भाषाएं हो गई। ओके, तो हम देखते हैं कि असम की भाषा, तो असम की भाषा है बांग्ला, पश्चिम बंगाल उस इलाके में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में, हिंदी में, कन्नड़ जो कर्नाटक है उस वाले बेल्ट में, कर्नाटक गोवा उस बेल्ट में बोली जाती है, कश्मीर में, मलयालम केरल की भाषा है, और मराठी महाराष्ट्र की, उड़िया उड़ीसा की, पंजाबी आपको पता है पंजाब की, संस्कृत तमिल तमिलनाडु की, तेलुगु आंध्र प्रदेश उस क्षेत्र में, वही उर्दू भाषा है। और आगे देखते हैं कि सिंधी भाषा जोड़ेगी। फिर नेपाल में, मणिपुरी में, कोंकणी यानी कर्नाटक केरल उस बेल्ट में बोली जाती है। वही बोडो असम की एक भाषा है, डोगरी कश्मीर की एक भाषा है, संताली मैथिली तो है बिहार की, मूलतः बिहार की, और जो संताली है झारखंड उस बेल्ट में बोली जाती है। ठीक है, तो हमने 22 भाषाएं जो प्रावधान है वो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित है, वो 22 भाषा हमने देख ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। वही उसमें ऐड करें तो अपनी राजस्थानी और अंग्रेजी को संविधान में अभी शामिल नहीं किया गया है, और इसके लिए हम प्रयत्न भी कर रहे हैं कि अपने
राजस्थानी को तो जोड़ा जाए, अंग्रेजी को जोड़ा या जोड़ा नहीं जाए, लेकिन अपने राजस्थान की जो भाषा है उसको तो संविधान में शामिल करना अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। फिर नवीन सूची में इसमें लिखा नहीं है तो मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। नवीन सूची में जो भूमि संबंधी सुधारों का प्रावधान है वो किया गया। साथ में ही नवीन सूची में जो न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती ऐसी चीज़ों को भी इसमें शामिल किया गया। ठीक है, पहले हम लिखते हैं फिर इसमें इसके बारे में बात भी करते हैं। ओके, तो इसमें मैं लिखता हूँ कि भूमि संबंधी मामलों का प्रयोग, भूमि संबंधी मामलों का प्रावधान इसमें जोड़ा गया था। भूमि सुधार, यानी हम लिख सकते हैं कि इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि इसमें भूमि सुधार। संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियाँ थी। अब जो 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई वो संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई। तो ये कौन से संविधान संशोधन करके जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन करके जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ा गया? नौवीं अनुसूची शामिल कर गई। शामिल इसमें की कि जो जमींदारी व्यवस्था है, जो भूमि सुधार मामले हैं, उनको इसमें शामिल किया गया। वही इसमें दूसरी चीजें भी जोड़ी गई कि न्यायिक समीक्षा सुधार, न्यायिक समीक्षा, यानी इसमें ऐसे विषय जोड़े गए थे कि जो न्यायालय को चुनौती दी जा सकती है। इसमें पहले ऐसे विषय जोड़ दिए जाते थे जिसमें न्यायालय भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, लेकिन कालांतर में इसमें 284 बिल इसमें जुड़ गए थे कि वही सरकार भी अपने स्वार्थ के लिए नौवीं अनुसूची का इस्तेमाल करने लगी थी, क्योंकि नौवीं अनुसूची को न्यायालय भी चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ कि एक मामला है केशवानंद भारती मामला। उसमें उनका मत था कि अब जो नौवीं अनुसूची है उसको न्यायालय भी चुनौती दे सकता है। क्यों? अगर न्यायालय चुनौती नहीं दे सकता है तो सरकार अपने जो स्वार्थ है उनको सिद्ध करने के लिए इसमें बिल लाएगी और अपने फायदे के लिए इसमें जोड़ दी जा सकती है। पहले इसमें न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब केशवानंद भारती मामले के तहत इसमें न्यायालय को भी चुनौती दी जा सकती है। तो इसमें क्या है? भूमि सुधार संबंधी मामलों का प्रावधान है। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई है। तो ठीक है, आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। ओके, फिर 10वीं अनुसूची भी संविधान के संशोधन करके जोड़ी गई। ठीक है, इसमें 52वां संविधान संशोधन किया गया। 52वां संविधान संशोधन किया गया और 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। इसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके तहत क्या है कि दल बदल का प्रावधान इसमें, जहां हम देखते कि कोई भी एमपी हो या एमएलए हो या एमएलसी हो, जिस भी चुनाव चिन्ह पर, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा उसी में ही काम करेगा। यानी जिस चुनाव चिन्ह पर लोगों ने इसको वोट देकर जिताया वो किसी दूसरे चुनाव चिन्ह या दूसरी पार्टी नहीं बदल सकता है। अगर वो बदलता है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। तो 10वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? दल बदल का प्रावधान है। ठीक है, वही हम देखते कि इसमें संविधान में संशोधन किया गया, जहां हम देखते कि 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2/3 सदस्य अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। जैसे फिलहाल में 6 जो बसपा के जो एमएलए थे वो सारे के सारे कांग्रेस में चले गए, तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती। वही देखते हैं कि जो भी है, जो निर्दलीय उम्मीदवार को अगर जीत मिली है तो वो किसी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, बल्कि उसको समर्थन ही दे सकता है। तो ऐसी जो अपने संविधान में लिखित है, ऐसी जो दल बदल का प्रावधान है वो एकदम सटीक बैठता है और होना भी ऐसा ही चाहिए। जो कोई भी उम्मीदवार किसी भी पार्टी में ऐसे भाग दौड़ की व्यवस्था न करे। ठीक है, ऐसे बस में भर भर के कहीं इधर उधर से पैसों के चक्कर में इधर उधर से ना हो। ठीक है, तो ये अच्छा संविधान संशोधन किया गया। और ये किसके द्वारा जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची, फिर 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची तो सेम ही है, जिसमें इसमें किया गया कि पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इसमें पंचायती मामले
जोड़े गए थे 11वीं अनुसूची में, ठीक है। और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन द्वारा करके जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन, सॉरी 11, हाँ 73वां ही है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, फिर इसको लागू किया गया 1993 में, ठीक है। इसमें कितने विषय शामिल है? इसमें 29 विषय शामिल है, ठीक है। और ये पंचायत, जो पंचायती व्यवस्था, इसको क्या करती है? इसको इंगित करती है, ठीक है। फिर 12वीं अनुसूची में देख लेते हैं। 12वीं अनुसूची नगर निगम पर आधारित है। नगर निगम की शक्तियां, प्राधिकार और इनकी जिम्मेदारियां। और ये अनुसूची जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन द्वारा, 74वां संविधान संशोधन 1992 में, और लागू कर दिया गया इसको 1993 में, ठीक है। तो मैंने जो 8 अनुसूचियाँ वो पहले मूल संविधान में थी, फिर 4 अनुसूचियाँ यानी 4 अनुसूचियाँ मिलाकर 12 होगी, और 4 अनुसूचियों को संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया, जो इस प्रकार मैंने बता दिया। पहले जो 9वीं अनुसूची को 51, पहला संविधान संशोधन द्वारा 1951 में, और 10वीं को 52वां संविधान संशोधन 1985 में, और फिर 11वीं 12वीं को तो 73वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको प्रयास किया समझाने का, और ये क्लास आपको पसंद आई होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। तो आज दोस्त इतना ही, मैंने अनुसूचियाँ आपको पढ़ाने का प्रयास किया, ठीक है। और फिर हमें जो आज 2 टॉपिक हो गए हमारी संविधान के, ऐसे करते करते हम सारे टॉपिक कर लेंगे, ठीक है। जो PDF बनाने हैं उसमें भी टाइम लगता है, जैसे और भी सारी चीज़ें उसमें भी टाइम लगता है, तो क्लास का शेड्यूल थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही। धन्यवाद KMIQ का साथ देने के लिए और KMIQ से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।